आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो मेज जो है घर्षण रहित है, यानी इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। उस पर 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के दो पिंड रखे हुए हैं और एक पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। कह रहा है 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल ए पर बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। तो पहले ए पर और दूसरे नंबर में बी पर लगाया जाता है। नीचे फिगर बना होगा। डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है, तो प्रत्येक कंडीशन में हमको डोरी में तनाव बताना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो पिंड ए का द्रव्यमान m1 कितना है, 10 किलोग्राम है। पिंड बी का द्रव्यमान m2 कितना है, 20 किलोग्राम है। और लगाया गया बल F कितना है, 600 न्यूटन है। तो अब पहले पॉइंट पर कहता है, देख रहे हैं, कह रहा है जब बल ए पर लगाया जाता है, ये ए है, इस पर जब बल लगाया जाता है। तो अब देखिए m1 और m2 पिंड एक दूसरे से डोरी द्वारा बंधे हुए हैं। तो जब हम बल लगाएंगे ए पर, तो जाहिर सी बात है कि बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए त्वरण को ए को इधर को दिखाया गया है और जो डोरी बंधी हुई है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से हमने आपको बताया था कि जब हम किसी डोरी में तनाव निकालते हैं तो जो पिंड होता है उससे दूर की ओर तीर लगाते हैं। तो इस पिंड के कारण, यानी ए बॉडी के कारण या m1 द्रव्यमान के कारण जो तनाव होगा डोरी में, उसकी दिशा इधर को होगी, इससे दूर की ओर, और इसके कारण इधर को होगी, यानी इससे दूर की ओर। आप देखिए अब कह रहा है जब बल ए पर लगाया जाता है, तो पिंड ए के लिए, तो जब बल ए पर लगाया जाएगा, तो अगर हम पिंड ए की बात करें तो जो त्वरण उत्पन्न होगा, तो इसके लिए m1 ए हो जाएगा, इसके लिए m2 ए हो जाएगा। और दोनों पिंड एक दूसरे से अगर जुड़े नहीं है तो ये m1 ए हो जाएगा, m2 ए। अगर जुड़े हैं तब भी, क्योंकि ए तो वही लिख रहा है, a1 a2 नहीं लिख रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए त्वरण समान रहेगा। इसके लिए m1 ए हो जाएगा, जिधर बल लगा है उधर को। इसके लिए m2 ए हो जाएगा, जिधर बल लगा है उधर को। इसके लिए तनाव इधर को हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान से पिंड से दूर की ओर तीर लगाते हैं। इसके लिए त्वरण टेंशन यानी तनाव इधर को हो जाएगा, क्योंकि m2 से जो बॉडी होती है उससे निशान, तीर का निशान दूर की ओर लगाते हैं। तो अब पिंड ए के लिए जाहिर सी बात है कि इधर को बल खींच रहा है, तो ये F ज़्यादा है, F ज़्यादा होगा, क्योंकि बल इधर को लग रहा है। तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से डोरी का तनाव भी एक बल है, तो इस ज़्यादा बल में से कम बल को घटाएंगे तो m1 ए के बराबर होगा। तो F माइनस टी = m1 ए, समीकरण 1 बन गया। अगर हम इसकी बात करें तो पिंड बी के लिए, तो अब पिंड बी को अगर हम देख रहे हैं तो इस पर बल F लग रहा था, पिंड पर ये तनाव बल लग रहा है। ये भी एक तरह का बल है जो तनाव है डोरी का, तो केवल ये लग रहा है। तो अगर हम बी के लिए देखें तो T बराबर m2a है, T बराबर m2a है। इस पर कोई इधर को बल नहीं लग रहा, इस पर दो बल लग रहे हैं, इधर को जो खींचा जा रहा है और इधर को डोरी का तनाव। तो ये चूंकि इधर को मोशन करेगा, इधर को गति करेगा, तो इसका मतलब ये बल ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से कम को घटा करके ma के बराबर लिखते हैं। तो ज़्यादा में से कम को घटाया और द्रव्यमान m1 है तो m1 a लिख दिया।
अब पिंड बी के लिए T बराबर m2a है, क्योंकि इस पर जो तनाव है T लग रहा है, द्रव्यमान m2 है, त्वरण a है, तो T बराबर m2a। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो T और T हमारा कट जाएगा, तो यह बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट के बाहर a, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा f अपान m1 प्लस m2। अब F हमको दिया है 600 न्यूटन, m1 का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, m2 का 20 किलोग्राम, सॉल्व किया गया तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर, अब ये जो a का मान निकला है अगर इस समीकरण 2 में रख दें तो हमें तनाव प्राप्त हो जाएगा, यानी टेंशन। तो T बराबर m2a बराबर m2 हमारा 20 किलोग्राम है और a हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आ गया 400 न्यूटन। तो त्वरण भी आ गया और तनाव भी आ गया। तो दो चीजें हमसे पूछी गई थी कि प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है। जब 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल A पर, सेकंड में कह रहा है B पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है, तो A पर लग रहा है तो B पर डोरी के अनुदिश यानी बल इधर को है, तो डोरी के अनुदिश जो बल होगा वही उसका तनाव यानी टेंशन होगा। तो इसको अलग करके देखिए फिगर बनाया गया, तो इस तरह से हमारा फिगर आ जाएगा। तो अभी हमने इसको निकाल लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट है B। तो अब देखिए B वाले में क्या है, अभी तो हम A पर जो लगाए थे बल उसके कारण, अब B वाले पिंड पर लगाया जा रहा है। तो B वाले जब पिंड पर लगाया जाएगा तो अब देखिए ये डोरी बंधी हुई है जो m1 को भी खींच रही है, तो इस पिंड के कारण तनाव का तीर का निशान दूर की ओर होगा, क्योंकि पिंड से दूर की ओर हम लगाते हैं। इसके कारण अगर तनाव बल निकालेंगे तो तनाव जो है इस पिंड से दूर की ओर तीर लगेगा, तो दूर की ओर लगाए। अब इस पिंड पर नेट बल कितना लग रहा है, तो जिधर का बल ज्यादा होगा उसमें कम वाला घटा करके ma के बराबर कर देंगे। तो पिंड A के लिए, पहले A के लिए तो देखिए दोनों अलग अलग फिगर बनाए गए। तो इस पर तनाव T लगेगा m1 के कारण, केवल तनाव लग रहा है, तो T इक्वल टू m1a हो जाएगा। अब पिंड B के लिए अगर देखें तो इस पर देखिए बल इधर को लग रहा है F और तनाव इसके विपरीत है, विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब इसको जो है ये ज्यादा है तो ज्यादा में से कम घटा करके इसके बराबर कर देंगे। तो ज्यादा F है माइनस T कर दिए m2a। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। तो अब जो है क्या हुआ कि फिर से हमने उसी प्रकार से सॉल्व किया है। तो अब ये जो है समीकरण 3 तथा 4 को जब जोड़ेंगे हम तो ये T और T कट जाएगा, तो यह बराबर फिर m1 प्लस m2 हो जाएगा, a आ जाएगा। तो a इक्वल टू f अपान m1 प्लस m2, तो 600 बटे 10 प्लस 20 हो जाएगा m1 m2 का द्रव्यमान, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समीकरण 3 में a का मान रखने पर इसमें रख देंगे तो टेंशन आ जाएगा। तो T बराबर m1a इक्वल टू 10 इंटू A हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया, तो 200 न्यूटन आ गया। तो तनाव कितना है, 200 न्यूटन है। तो 600 न्यूटन का बल लगाया गया, तो तनाव कितना है डोरी में, 200 न्यूटन का। तो इस प्रकार से 16वां क्वेश्चन हमारा हो गया, 15वां। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारी चीजें एक ही तरह हैं, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी हल्की अवितान्य डोरी, मतलब जो खींचने पे रबड़ जैसे बढ़ ना सके, जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है। ये एक पुली लगी हुई है घिरनी, जैसे कुएं में बाल्टी से फंसा के पानी निकालते थे तो उसमें घिरनी लगी रहती थी। तो घिरनी पर चढ़ी है के दो सिरों से बंधा हुआ है। तो दो द्रव्यमान है 8 किलोग्राम 12 किलोग्राम।
घिरनी में एक डोरी बंधी हुई है, उसी से बंधे हुए हैं। पिंडों को मुक्त रूप से छोड़ने पर उनके त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। अगर इन पिंडों को हम लोग मुक्त रूप से छोड़ दें तो इनमें डोरी का तनाव और त्वरण ज्ञात करना। तो जैसे फिगर बने हुए हैं उसको समझ लेते हैं। अब देखिए M1 8 किलोग्राम है, M2 12 किलोग्राम है। तो M1 लिख दिया, इधर M2 लिख दिया, ये डोरी बना दिया। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका जो भार होगा WmG होगा वो नीचे की ओर काम करेगा, क्योंकि हर एक चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी खींच रही है तो M1G नीचे को होगा। और हमने बताया था कि डोरी में जब हम तनाव की बात करेंगे तो तनाव का जो साइन होगा वो हमेशा पिंड से दूर की ओर लगाते हैं। तो ये जो द्रव्यमान है इससे दूर की ओर निशान लगा के T लिख दिया गया। अब देखिए इस पर इसी प्रकार से M2 है, तो इसका भार नीचे की ओर होगा तो M2G लिख दिया। इस पर डोरी का तनाव ऊपर की ओर होगा तो तीर का निशान लगा के ऊपर ओर लिख दिया है। अब चूंकि ये 8 किलोग्राम है, ये 12 किलोग्राम है, तो ज्यादा भार वाला नीचे की ओर जाएगा, कम भार वाला ऊपर की ओर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पर त्वरण ऊपर की ओर होगा क्योंकि ये डोरी इस तरह से आएगी, और इस पर त्वरण नीचे की ओर होगा क्योंकि डोरी इस तरह से जाएगी। तो इस पर त्वरण का निशान ऊपर की ओर लगाया और इस पर त्वरण का निशान नीचे की ओर लगाया। तो अब देखो ये इसको फ्री डायग्राम बना दिया है, इसका स्वतंत्र डायग्राम बनाया है पिंडों का। तो अगर हम इसके लिए देखें तो M1G नीचे होगा, टेंशन ऊपर की ओर होगा और त्वरण A ऊपर की ओर होगा। देखिए 9 लिख गया है गलती से, ये ऊपर की ओर होगा। इसी प्रकार M2G नीचे की ओर होगा, ये द्रव्यमान M2 है, टेंशन डोरी का ऊपर की ओर होगा। और चूंकि ये पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो इस पर जो है इसका त्वरण ये A नीचे की ओर होगा। ये गलती से 9 लिख गया है। अब एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा हल्की अवितान डोरी के दोनों सिरों के द्रव्यमान कौन कौन से हैं। M1 हमारा 8 किलोग्राम है, M2 हमारा 12 किलोग्राम है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब माना डोरी में तनाव T है तथा द्रव्यमानों को मुक्त रखने पर वे A त्वरण से गति करते हैं। अगर उसमें हाथ ना लगाया जाए, छोड़ दिया जाए, तो चूंकि 12 किलोग्राम ज्यादा है तो इधर से वो नीचे की ओर जाने लगेगा। तो यानी A त्वरण से मुक्त रूप से वो गति करते हैं जो द्रव्यमान लटके हुए हैं। अब देखिए M1 के लिए तो M1 के लिए अगर हम देखें तो M1 के लिए चूंकि ये कम है, ये ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की ओर जो त्वरण है वो ज्यादा हो, ये टेंशन जो है वो ज्यादा होगा। तो T ज्यादा है M1G से, तो कैसे लिखेंगे T माइनस M1G इक्वल टू, ये त्वरण ऊपर को लग रहा है तो M1A। देखिए उसी प्रकार से लिखा है T माइनस M1G इक्वल टू M1A। अब M2 द्रव्यमान के लिए, M2 द्रव्यमान के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए M2 12 किलोग्राम है, इसका मतलब नीचे की ओर आएगा तो गति नीचे की ओर होगी, इसका मतलब M2G ज्यादा है। तो M2G में T को घटाएंगे तो M2G माइनस T बराबर M2A। M2G माइनस T बराबर M2A, M2 द्रव्यमान के लिए। अब समीकरण 1 तथा 2 को अगर हम जोड़ दें तो ये T कट जाएगा, तो M1G माइनस M2G बराबर आ जाएगा M1 प्लस M2 ब्रैकेट के बाहर A। तो A बराबर आ जाएगा, ये इधर G कामन हो जाएगा तो M2 माइनस M1 ये रहेगा, G कामन हो जाएगा, अपान ये M1 M2 नीचे चले जाएंगे। अब सारे जो भी दिए गए हैं उनकी वैल्यू रख देते हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो M2 हमारा 12 किलोग्राम है, माइनस M1 हमारा 8 किलोग्राम है, बटे M1 12 किलोग्राम है।
m2 8 किलोग्राम है, 10 का गुणा कर दिए क्योंकि g की वैल्यू 10 होती है। तो ये आ गया 4/20 × 10 = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना त्वरण जो है काम करेगा। अब समीकरण 1 में a का मान अगर हम रख दें, 1 में रख दें चाहे 2 में, तो t यानी टेंशन यानी डोरी में तनाव निकल आएगा। तो t का मान जो है समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 क्या है, t = m1g + m1a है। t - m1g = m1a, तो ये इधर चला जाएगा तो t = m1a + m1g हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा t = m1g + m1a। तो m1g + a हो गया। m1 की वैल्यू 8 किलोग्राम है, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी हमने निकाली है, वो रख दिया, आ गया 90 न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम का मतलब ये है कि वो एक समान गति से भी मोशन कर सकता है। तो अगर एक समान गति से मोशन करेगा तो हमको झटका नहीं लगेगा। तो अगर बंद ट्रेन का डिब्बा है, वो एक समान गति से ट्रेन चल रही है, उस डिब्बे में बंद कर दिया जाए, बाहर हम न देखें तो भी हमें लगेगा कि हम विराम में हैं। तो निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें त्वरण नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो गतिमान हो, लेकिन सापेक्ष गति ना हो, तुलनात्मक गति ना हो, तो भी वो विराम में ही रहेगा। जैसे दो गाड़ियां हैं, एक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, एक ही दिशा में दोनों मान लीजिए 20-20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है एक ही दिशा में, तो उनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि दोनों का वेग बराबर है। तो बीच की दूरी नहीं बदलेगी, तो देखने वाले को लगेगा कि ये स्थिर है, क्योंकि बीच की दूरी नहीं बदल रही है। तो जाहिर सी बात है कि गतिमान है अगर एक समान गति से, तो भी हमें लगेगा कि वो स्थिर है। तो इसका मतलब ये है कि निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में, इसका मतलब हो सकता है विराम में ना हो, लेकिन हम आपेक्ष गति ना हो या सापेक्ष गति ना हो तो भी हमें विराम में लगे। यदि एक नाभिक दो छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशा में गति करने चाहिए। तो कह रहा है कि मान लीजिए वो निर्देश फ्रेम जहाँ पर नाभिक विराम में है, वो दो भागों में टूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, और वो दो भागों में विघटित यानी टूट जाता है। तो कह रहा है कि ये दर्शाइए कि जो उत्पाद होंगे यानी दो टुकड़े होंगे वो विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए नाभिक प्रारंभ में विराम में है, अतः इसका प्रारंभिक रेखीय संवेग 0 होगा। तो P इनिशियल, PI का मतलब I मतलब इनिशियल, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, तो P इनिशियल = 0 हो गया, क्योंकि पहले नाभिक विराम में है, कोई उसमें सापेक्ष गति नहीं है। गति नहीं है कहना गलत है, सापेक्ष गति नहीं है। हो सकता है ट्रेन गति कर रही हो एक समान वेग से और उसके अंदर रखा हो, यानी सापेक्ष गति नहीं होना चाहिए। माना दिया गया नाभिक M1 और M2 द्रव्यमान के दो छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, तो क्रमशः V1 व V2 वेग से गति करते हैं। अब मान लीजिए कि जो नाभिक है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब दो टुकड़े जब हो जाएंगे तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वो M1 और M2 दो भागों में टूट जाता है, जिनका वेग V1 और V2 है। तो संवेग संरक्षण के नियम से पहले का जो संवेग होगा वो बाद के संवेग के बराबर होता है। तो उस नियम के हिसाब से देखिए बाद में संवेग कितना होगा, तो P फाइनल, PF, F का मतलब फाइनल। तो अब दो टुकड़ों में टूट गया है और दोनों का वेग V1 तथा V2 है, तो M1 V1 + M2 V2, दोनों टुकड़ों का संवेग जब वो टूट गए, दोनों टुकड़ों का संवेग जब वो नाभिक विराम में था, सापेक्ष
स्थिति में विराम में था, तो प्रारंभिक संवेग 0 था, ये अंतिम संवेग आ गया जब दो भागों में टूट गया। अब देखिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, अब रेखीय संवेग संरक्षण का अगर नियम देखा जाए तो जितना पहले संवेग था उतना ही बाद में संवेग होना चाहिए, क्योंकि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार संवेग नष्ट नहीं होता है, कंजर्व रहता है यानी संरक्षित रहता है। तो इसलिए प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग यानी P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो इनिशियल हमारा 0 है, फाइनल m1 में v1 प्लस m2 v2 हो गया, तो v2 हमारा आ गया माइनस m1 अपान m2 v1। अब देखिए ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि v1 व v2 परस्पर विपरीत दिशाओं में है। तो ये ऋण चिन्ह ये बताता है कि एक दाहिने हाथ की तरफ भागेगा तो दूसरा बाएं हाथ की तरफ भागेगा जब विस्फोट होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का नियम कहता है कि एक पर जिधर बल लगेगा तो उसके विपरीत दूसरे पर बल लगेगा। तो इसलिए पिंड के जो दो टुकड़े हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में भागेंगे, इसलिए वेग में माइनस चिन्ह आ गया, यानी एक का वेग दूसरे के विपरीत दिशाओं में है। तो ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि v1 व v2 परस्पर विपरीत दिशाओं में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है दो बिलियर्ड गेंद जिनके प्रत्येक की संगत 0.05 किलोग्राम है। तो बिलियर्ड गेंद का मतलब जो हम लोग गोल्फ खेलते हैं, देखा होगा मेज पे छोटी छोटी गोली रख करके उसको लकड़ी से मारते हैं, तो वो बिलियर्ड गेंद है एक तरह से जो मतलब पूरी तरह से ठोस और कठोर हो कि जो पिचके ना। तो जब पिचकेगी नहीं तो इसका मतलब है कि उसका जो है संवेग संरक्षित रहेगा और ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी अगर पिचकेगी नहीं तो। अब देखते हैं क्या स्थिति है। तो कह रहा है दो बिलियर्ड गेंद जिनमें प्रत्येक की संगत यानी द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट्ट करती है। जैसे बात एक पूरब की ओर आ रही है तो एक पश्चिम की ओर जा रही है, तो आपस में टकराना है। अगर रेखीय गति है एक ही रेखीय रेखा में, तो वही कह रहा है कि जब विपरीत दिशाओं में गति करती हैं 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल देखिए समान है, द्रव्यमान भी समान है, तो जब आपस में टकराती हैं तो कह रहा है टक्कर के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती हैं। इसका मतलब ऊर्जा संरक्षित है, यहाँ पर ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही, तभी उसी चाल से लौट रहे हैं। तो प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है, तो प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है, तो हम आवेग निकालें या संवेग संरक्षण के नियम से संवेग निकालें, बात एक ही है। ये चीज़ हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान, अब चूंकि द्रव्यमान और वेग दिया है तो हम संवेग निकाल लेंगे और संवेग के हिसाब से ही हम जो संवेग होगा वही आवेग होगा, क्योंकि आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान m बराबर 0.05 किलोग्राम, प्रत्येक गेंद की चाल v बराबर 6 मीटर पर सेकंड दी गई है। संघट्ट से पहले प्रत्येक गेंद का संवेग, तो जब टक्कर नहीं हुई थी उसके पहले कितना संवेग था, तो P पहले या P इनिशियल बराबर संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान है 0.05, वेग है 6। अब चूंकि दोनों का द्रव्यमान उतना ही है, दोनों का वेग भी उतना ही है, तो जो संवेग आएगा दोनों के लिए बराबर आएगा। तो ये आ गया 0.30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये संवेग का मात्रक। मास का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकंड, तो वही लिख दिए। अब देखिए संघट्ट यानी टक्कर के पश्चात प्रत्येक गेंद उसी चाल से वापस लौटती है, अतः संघट्ट के पश्चात प्रत्येक गेंद का संवेग। तो अब जब टक्कर होती है
तो ये टक्कर के बाद वापस लौटती है, तो इसका मतलब जिधर को वेग था उसकी दिशा विपरीत हो गई। तो इसलिए P फाइनल यानी टक्कर के बाद का संवेग यानी पश्चात संवेग टक्कर के, तो P फाइनल बराबर m ब्रैकेट में -v लिख दिया, क्योंकि वापस लौट रही है यानी दिशा विपरीत हो गई। तो यहाँ पर जो v लिखा था उसको हमने -v लिख दिया। तो ये आ गया 0.05 -6 बराबर -0.30 kg/s। तो उतना ही संवेग है, बस दिशा बदल गई। अब प्रत्येक गेंद पर लगाया गया आवेग बराबर उसके संवेग में परिवर्तन। तो जो आवेग है अब इन दोनों के संवेग में परिवर्तन जो हुआ है उसी के बराबर हो जाएगा। तो अब संवेग में परिवर्तन निकाल लीजिए। तो संवेग में परिवर्तन में बाद वाले में पहला वाला घटाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गलती हो जाती है, पहले में कुछ लोग बाद वाला घटा देते, बाद वाले में पहले वाला घटाते हैं। तो P फाइनल -P इनिशियल, बाद वाला -30 kg है, kg/s है, पहले वाला 0.30 kg/s है। तो जब घटाया गया तो आ गया -0.60 kg/s। यही संवेग में परिवर्तन है और संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। तो यही हमारा आवेग भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 100 किलोग्राम संघट्य की किसी तोप द्वारा 0.020 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। यानी 100 किलोग्राम द्रव्यमान है किसी तोप का, यानी जो मशीन है, और उसमें 0.020 किलोग्राम का गोला भर दिया गया, उसको छुटा दिया गया। कह रहा है यदि गोले का नाल मुखी चाल यानी जब गोला नाल से बाहर निकल रहा है, तो जब नाल में है उसी समय चाल कितनी है 80 मीटर/s। तो कह रहा है तो तोप की प्रतिच्छेद चाल क्या होगी। यानी अगर तोप आगे की गोला आगे की ओर जा रहा है तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो विपरीत दिशा में हम पर भी बल लगाता है। तो चूंकि बल लगा करके इसमें वेग उत्पन्न कर दिया तोप ने गोले में, तो गोला जिस तरफ जाएगा उसके विपरीत हमारी जो है तोप भी पीछे को भागेगी। तो वही कह रहा है कि जो तोप पीछे को भागेगी, तो चूंकि तो गोले की दिशा के विपरीत चाल है इसलिए उसे प्रतिक्षेप चाल कह रहा है। तो तोप की प्रतिक्षेप चाल यानी गोले के विपरीत दिशा में कितनी चाल होगी, ये हमको बताना। तो देखिए गोले का द्रव्यमान m1 0.020 किलोग्राम, गोले की चाल v1 बराबर 80 मीटर/s, तोप की संगति यानी तोप का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अब तोप की प्रतिक्षेप चाल v2 हमको निकालना है। तो फिर वही संवेग संरक्षण के नियम से गोला दगने से पहले का संवेग बराबर गोला दगने के बाद का संवेग। तो प्रारंभ में तोप तथा गोला दोनों विराम में है, तो तोप एवं गोले का प्रारंभिक संवेग कितना हो गया, P इनिशियल = 0 हो गया। पीछे भी हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। अब तोप तथा गोले का अंतिम संवेग, तो जब तोप और गोला दागे गए तो तोप और गोला दोनों गति करेंगे। जिस प्रकार से विस्फोट हुआ था तो नाभिक दो भागों में टूट गया था। तो एक का द्रव्यमान m1 था और चाल v1 थी, दूसरे का द्रव्यमान m2 था और चाल v2 थी। तो उसी प्रकार से यहाँ भी तोप से जब गोला छूटा तो तोप आगे पीछे को भागेगी, गोला आगे को भागेगा। तो तोप तथा गोले का अंतिम संवेग pf बराबर दोनों का योग कर देंगे, गोला और तोप का संवेग, तो m1 v1 + m2 v2 आ गया। अब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संवेग संरक्षित रहता है यानी नष्ट ही नहीं होता। तो इसका मतलब जो पहले संवेग था वही बाद में रहेगा। तो पहले कितना था Pi बराबर बाद में कितना है Pf, यानी पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग। पहले का संवेग कितना है 0, बाद का संवेग कितना है m1 v1 + m2 v2। तो v2 बराबर -m1/m2 v1। अब देखो ये v2 में जो माइनस साइन आ गया, ये माइनस साइन ही बता रहा है कि जो तोप की गति होगी
वो गोले के विपरीत दिशा में होगी। माइनस साइन खुद ही बता रहा है, तो हमको सीधा जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे करते चले जाना। तो ये आ गया हमारा माइनस, गोले की द्रव्यमान है 0.020 किलोग्राम, तोप का द्रव्यमान m2 है 100 किलोग्राम, और जो गोले की गति है वो 80 मीटर पर सेकंड है, नालमुखी चाल, और इसमें सब वैल्यू रख दिया। तो तोप की गति कितनी आ गई, -0.016 मीटर पर सेकंड, यानी इतनी गति से विपरीत दिशा में चलेगी जिधर गोला दागा गया है उसके, इसीलिए माइनस साइन आया। अतः तोप की प्रतिक्षेप चाल 0.016 मीटर पर सेकंड, मतलब रिएक्शन वेलोसिटी उसके विपरीत दिशा में। जो सारे क्वेश्चन उसी तरह हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कह रहा है कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने में वह गेंद की आरंभिक चाल जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। आरंभिक चाल में गेंद को कितना आवेग दिया जाता है, गेंद की संगत 0.15 किलोग्राम। तो आवेग पूछ रहा है, तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। तो यहाँ पर न बल दिया है न समय अंतराल है, तो हमारे पास एक और भी रास्ता है कि आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। तो हम संवेग परिवर्तन निकाल लें तो वही आवेग हो जाएगा। तो देखिए गेंद का द्रव्यमान कितना है, तो m बराबर 0.15 किलोग्राम, जिसको संगत भी कहते हैं द्रव्यमान को। गेंद का वेग कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 5/18 का गुणा कर दिया तो यह आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए और नीचे देख लेते हैं, फिगर बाद में देखते हैं। कह रहा है माना गेंद पथ पीओ के अनुदिश है। तो ये हमने एक फिगर बनाया है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है। कह रहा है माना गेंद का पथ पीओ के अनुदिश है, मतलब ये गेंद हमारी इस दिशा में जा रही थी, इस दिशा में पीओ के अनुदिश, इस प्रकार से। अब बल्लेबाज गेंदबाज जो है वो मान लीजिए कि यहाँ पर गेंद टकराई और टकरा करके जो है ये 45 डिग्री पे इधर चली गई। चाहे इसको बल्ला मान लीजिए या इसको कोई दीवार मान लीजिए, तो गेंद ऐसे आई और इस प्रकार से उसने गति दिया, एंगल को मेंटेन किया कि 45 डिग्री के कोण पर इधर चली गई। ठीक, अब जो है ये हमारा पृथ्वी है मान लीजिए, और ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। तो यहाँ पर जो है ये कोण देखा जाए, ये कोण, तो ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम अभिलंब खींच दें तो उससे दोनों तरफ के कोण बराबर आते हैं। तो ये बराबर हो गया 22.5 डिग्री, हो गया 22.5 डिग्री, पूरा हो गया 45 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो फिगर बना हुआ है, अगर ये फिगर को आपने समझ लिया तो सारे चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो इसको देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो वास्तविक वेलोसिटी है जो u आ रहा है, ये इसके बाद सब में दिशा में परिवर्तन आ रहा है, तो सब निगेटिव में जाएंगे। जिसमें दिशा में, जैसे ये दिशा में परिवर्तन नहीं है तो ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबको निगेटिव में ही लिखना है। एनसीईआरटी खोल के देखिए आपको मिल जाएगा। तो सबको निगेटिव लिखना है इसके अलावा, क्योंकि सब में दिशा परिवर्तित हो रही है और इस प्रकार से होती है जैसे शीशा में कोई लाइट पड़े तो जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पर वो मुड़ के जाती है, तो उसी तरह यहाँ भी क्रिया होती है। तो अब देखते हैं, अगर ये कोण हमारा थीटा होता तो पास में कास सामने साइन, तो ये थीटा हमारा
ये थीटा है तो ये u cos थीटा घटक हो जाएगा u के लिए। तो ये एंगल अगर हम लोग 22.5 जो इधर है, ये वेग है, और इधर को बिना वेग परिवर्तित हुए गेंद चली जाती है, तो अगर इसको हम थीटा माने तो ये हमारा u cos थीटा हो जाएगा। तो पास में कास और इसका एक घटक ये जाएगा, तो इसमें u sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको थीटा माने तो पास में कास तो ये u cos थीटा हो जाएगा, और सामने साइन ये u sin थीटा हो जाएगा। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल की वजह से cos थीटा तो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन साइन थीटा एक ही दिशा में। तो इसका मतलब जो संवेग परिवर्तन होगा तो u cos थीटा की वजह से होगा, क्योंकि इसी में से दिशा विपरीत है, इसमें एक ही तरह है, तो इसमें संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। इन बातों को समझना। अब इसमें देखिए थोड़ी सी सावधानी ये रखना है कि जब इनिशियल के लिए हम निकालें तो इसको आगे लाइन को बढ़ाना है और यहाँ पर थीटा बनाना है। तो इस थीटा के कारण cos थीटा इधर हो जाएगा और sin थीटा इधर। इसको नहीं थीटा मानना है, क्योंकि वस्तु तो इधर को जा रहा है ना। अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो cos थीटा ये हो जाएगा और ये sin थीटा इधर होगा, जो कि गलत हो जाएगा, sin थीटा इधर को होगा। तो इस बात को ध्यान देना है। तो अब हमने जो है, जब वस्तु का सब कुछ दिया है, गेंद की संगति m बराबर 0.15 किलोग्राम है, गेंद का वेग v बराबर 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदला तो 5/18 का गुणा कर दिया तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब माना गेंद पथ PO के अनुदिश आती है, बल्लेबाज गेंद को 45 डिग्री के कोण पर पथ OQ के अनुदिश विक्षेपित कर देता है। तो PO पर आती है गेंद और बल्लेबाज इसको OQ की तरफ मार देता है। ये बीच वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये 22.5 हो गया, ये 22.5 हो गया। तो आप देखते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, तो कोण PON बराबर कोण NOQ जो अभी हमने दिखाया, तो ये दोनों 45/0 यानी 22.5 और 22.5 हो जाएंगे। अब गेंद के PO के अनुदिश प्रारंभिक वेग तथा OQ के अनुदिश अंतिम वेग को लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। तो PO और OQ, तो PO और OQ को लंबवत घटकों में जब वियोजित करते हैं तो ये PO में ये इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये कोण थीटा हो जाएगा। जो ये कोण है वही ये कोण है, क्योंकि दो रेखाएं क्रॉस कर रही हैं। तो जब ये इसमें ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये u cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा से लगी भुजा u cos थीटा होती है और लंबवत वाला u sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब OQ को दो घटक में बांटेंगे तो एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी। तो ये थीटा से लगी भुजा है तो ये u cos थीटा हो जाएगी, और ये दूसरी लंबवत भुजा है तो ये u sin थीटा हो जाएगी। तो एक घटक u cos थीटा इधर को हो गया, एक u cos थीटा इधर को हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग अब इसको निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ के एंगल आ गए 22.5 डिग्री। अब कह रहा है गेंद के PO के अनुदिश आरंभिक वेग तथा OQ के अनुदिश अंतिम वेग को लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं, जैसा हमने आपको दिखाया। तो कह रहा है वेग का क्षैतिज घटक u sin थीटा परिवर्तित रहता है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक u cos थीटा व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्षैतिज घटक u sin थीटा, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होता। पहली बार भी u sin थीटा इधर को है, बाद में भी u sin थीटा इधर को ही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन u cos थीटा में परिवर्तन हो जाता है। पहले देखिए इधर को है, बाद में इधर को हो जाता है। तो इसी की वजह से संवेग में परिवर्तन होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। तो अब देखिए गेंद को दिया गया संवेग बराबर गेंद के रेखीय संवेग में परिवर्तन, रेखीय संवेग में परिवर्तन। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम कितना है mu cos थीटा माइनस
प्रारंभिक क्या है, माइनस एम यू cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये यू cos थीटा है और इसके विपरीत ये है, तो यू cos थीटा माइनस, और विपरीत के लिए ब्रैकेट में माइनस साइन लगेगा, माइनस यू cos थीटा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर इधर लिखा गया है कि एम यू cos थीटा माइनस ब्रैकेट में माइनस एम यू cos थीटा, क्योंकि इसके ये विपरीत है, तो विपरीत के लिए माइनस साइन लगा है। तो ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2mu cos थीटा। तो 2m की वैल्यू 0.15 है और u की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड अभी हमने निकाला है। cos 22.5 डिग्री का मान होता है 0.9239 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि हमें सावधानी रखना है। सावधानी क्या रखना है कि सावधानी, यदि कण की संघट्ट यानी टक्कर के पूर्व एवं टक्कर के पश्चात कण की गति की दिशाएं समान नहीं है, तब हमें रेखीय संवेगों को लंबवत घटकों में वियोजित करना चाहिए, जैसा अभी हम लोगों ने किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।